नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चॅनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आजोबांचा 3 पुड्यांचा डब्बा। इस पाठ क्रमांक 7 पर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप कैसे हल करोगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि परीक्षा में अगर यह पाठ पूछा जाए तो इस पाठ पर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाओ। पहला प्रश्न पूछा गया है, खालील चौकटी पूर्ण करा। पाठात आलेल्या डब्यांचे प्रकार। जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमें पता है इस पाठ में दो तरह के डब्बे आए हैं। पहला जो डब्बा आया है वह आजोबा का डब्बा था और दूसरा जो डब्बा था वह यश का डब्बा था। आजोबा का डब्बा कैसा था? आजोबा का डब्बा था स्टील का डब्बा और यश का डब्बा कैसा था? यश का डब्बा था प्लास्टिक का। पाठातील संवाद करणाऱ्या व्यक्ति। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, बातचीत। तो पूरे पाठ में किनके बीच में बातचीत हो रही है? पूरे पाठ में यश और अज्जी इन दोनों के बीच में ही बातचीत हो रही थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे पाठात आलेल्या डब्यांचे प्रकार। पहिला डब्बा था स्टीलचा डब्बा और दूसरा डब्बा था प्लास्टिकचा डब्बा। पाठातील संवाद करणारा व्यक्ति, पहला व्यक्ति था यश और दूसरी व्यक्ति थी आजी। दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, थोडक्यात उत्तरे लिहा। यशला आजोबांचा डब्बा भारी का वाटला? और दूसरा प्रश्न, यश शाळेसाठी दरवर्षी नवीन डब्बा का वापरतो? इस प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे। यशला आजोबांचा डब्बा भारी का वाटला? उत्तर, आजोबांचा डब्बा एकावर एक असे 3 डब्बे असलेला आणि वेगवेगळ्या आकाराचा होता. तसेच आजोबांनी तोच एक स्टीलचा डब्बा तब्बल 40 वर्ष वापरला होता. म्हणून यशला तो डब्बा भारी वाटला. दूसरा सवाल, यश शाळेसाठी दरवर्षी नवीन डब्बा का वापरतो? इसका उत्तर हम लिखेंगे। यश आधी प्लास्टिकचा डब्बा वापरायचा. दरवर्षी त्याच्या प्लास्टिकच्या डब्याचे झाकण सैल व्हायचे किंवा तो तुटायचा. त्यामुळे यशला शाळेसाठी दरवर्षी नवीन डब्बा घ्यावा लागायचा. तीसरा प्रश्न है, पाठातील घटना योग्य क्रमाने लावा। अर्थात दिए हुए जो वाक्य है उन वाक्यों को हमें सही क्रम में लगाना है। याद रखना, ऐसा सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। करना क्या है, अगर आपको दिए हुए वाक्य पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कौन सा वाक्य पहले नंबर पर आएगा, कौन सा वाक्य दूसरे नंबर पर, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो करोगे क्या, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ में यह जो वाक्य कहाँ पर है वहां पर उसे अंडरलाइन करोगे। दूसरा वाक्य कहाँ पर है, अंडरलाइन करोगे। बाकी सारे वाक्य जब आप पैराग्राफ में अंडरलाइन करोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है। कैसे पता चलेगा? पैराग्राफ में सबसे पहले जो आया हम उसको पहले नंबर पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर जो आया हम उसे दूसरे नंबर पर लिखेंगे। उसी तरह से हम चारों आंसर लिख लेंगे। फिलहाल हम दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वाक्य पहले आया था और कौन सा वाक्य अंतिम था। पहला वाक्य है, स्टीलचा डब्बा बरीच वर्षे टिकतो हे यशला समजले. दूसरा वाक्य, यशने मनात पक्के ठरवले यापुढे प्लास्टिकचा डब्बा कधीच वापरायचा नाही. तिसरा वाक्य, कपाटात त्याला एक वेगळ्या आकाराचा डब्बा दिसला. चौथा वाक्य, यश आजीला कपाट आवरायला मदत करत होता. जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमें पता है कि शुरुआत का वाक्य, पहला वाक्य यह है, तब हम उत्तर लिखते समय इस वाक्य को पहले नंबर पर लिखेंगे। दूसरा, कपाटात त्याला एक वेगळ्या आकाराचा डब्बा दिसला, हम इसे दूसरे नंबर पर लिखेंगे। तीसरा, स्टीलचा डब्बा बरीच वर्ष टिकतो हे यशला समजले, इसे हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। और चौथे नंबर पर, यशने मनात पक्के ठरवले यापुढे प्लास्टिकचा डब्बा कधीच वापरायचा नाही। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए हमें दिए गए वाक्यों को पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि कौन वाक्य पहले नंबर पर है और कौन सा वाक्य अंतिम नंबर पर है। याद रखना, परीक्षा में जल्दबाजी मत करना। अगर आपको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता तो मैंने दूसरा तरीका बताया था। पैराग्राफ में से आप खोजोगे कि कौन सा वाक्य पहले नंबर पर आया है, कौन सा वाक्य दूसरे नंबर पर है।
घाई मत करना, यह 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न हमें विचार करने के लिए दिया गया है और बताने के लिए दिया गया है। विचार क्या करना है? तुमच्या घरी तुम्ही प्लास्टिकच्या कोणकोणत्या वस्तू वापरता? अब आप सोचोगे कि आपके घर में कौन-कौन सी चीजें हैं जो प्लास्टिक की है और बताना क्या है? त्याऐवजी कोणत्या पर्यायी वस्तू वापरता येतील याविषयी विचार करून यादी तैयार करा। ये वाला सवाल आपको कक्षा में टीचर पूछेंगी भी और आपको उत्तर भी लिखने के लिए कह सकती है। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हो। प्लास्टिकच्या वस्तू एक साइड में लिखना और उसका पर्यायी वस्तु दूसरी साइड में लिखना। कौन कौन सी वस्तु है जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है? एक तो है प्लास्टिकचा डब्बा, प्लास्टिकची पाण्याची बाटली, प्लास्टिकची पिशवी, प्लास्टिकचे ताट किंवा वाटी। और इसका पर्यायी वस्तु कौन-कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लास्टिकचा डब्बा, इसके बदले स्टीलचा डब्बा, प्लास्टिकची पाण्याची बाटली, इसके बदले तांब्याची, स्टीलची किंवा मातीची बाटली, प्लास्टिकची पिशवी, इसके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं कापडी किंवा तागाची पिशवी, प्लास्टिकचे ताट किंवा वाटी, इसके बदले स्टील, पितळ किंवा मातीची भांडी। और भी कई चीजें होंगी जो आपके घर में प्लास्टिक की इस्तेमाल की जाती होंगी। उसके बदले कौन सी चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको यही बताना है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठातून मिळालेला संदेश सारांश स्वरूपात सांगा। सारांश स्वरूपात सांगा अर्थात हमें समरी बतानी है। पूरे पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, यह हमें शॉर्ट में बताना है। अगर आपको टीचर बताने के लिए बोलेंगे तो आप बता देना, अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। उत्तर, प्लास्टिकचा अतिवापर निसर्गासाठी आणि सर्व सजीवांसाठी अत्यंत घातक आहे. प्लास्टिक सहजासहजी नष्ट होत नाही. ते मातीत रुतते आणि पाण्यात वाहून जाऊन मासे, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या पोटात जाते, ज्यामुळे संपूर्ण अन्न साखळी दूषित होते. त्यामुळे प्लास्टिकच्या ऐवजी स्टील किंवा टिकाऊ वस्तूंचा वापर करावा आणि पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे टाळावा, हा संदेश या पाठातून मिळतो। अगला प्रश्न चर्चा करने के लिए है। किस विषय पर चर्चा करनी है? खाद्यपदार्थांसाठी प्लास्टिकचा डब्बा वापरणे घातक आहे, याविषयी आई वडिलांशी चर्चा करा। चर्चा करना अर्थात बातचीत करना। किनके साथ बातचीत करना है? हमें हमारे माता पिता के साथ बातचीत करना है। और बातचीत का विषय क्या होगा? खाने की चीज़ों के लिए प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करना कितना हार्मफुल हो सकता है, इस विषय में हमें हमारे माता-पिता से चर्चा करनी है। आप क्या बता सकते हो? आप यह बता सकते हो, प्लास्टिकच्या डब्यात गरम अन्न घातल्यास प्लास्टिकमधील घातक रसायने अन्नात मिसळतात. यामुळे आरोग्यावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात आणि आजार उद्भवू शकतात. म्हणून प्लास्टिकऐवजी स्टीलच्या डब्याचा वापर करणे सुरक्षित आहे. दूसरा प्रश्न है, तुमच्या घरातील प्लास्टिकचा वापर टाळण्यासाठी तुम्ही कोणकोणते प्रयत्न कराल? याबाबत गटात चर्चा करा। अब गटात चर्चा करा अर्थात आपकी टीचर कक्षा में ही आप बच्चों का ग्रुप बनाएंगी, आपको इस विषय पर सोचने के लिए कहेंगी और प्रत्येक ग्रुप से एक व्यक्ति को खड़ा होकर आपके ग्रुप ने इस विषय पर क्या विचार किया होगा, उस विषय में बताने के लिए भी कहेंगी। आप क्या बताओगे? दुकानात जाताना नेहमी स्वतःसोबत कापडी पिशवी घेऊन जाणे. प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी स्टील किंवा तांब्यांच्या बाटल्या वापरणे. घरातील जुन्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा पुनर्वापर करणे किंवा त्या भंगारवाल्याला देणे जेणेकरून त्या कचऱ्यात जाणार नाहीत. अगला प्रश्न लिखते हुए इसमें है, स्टीलचा डब्बा वापरण्याचे फायदे। हमने पाठ पढ़ा है और हमें पाठ से 2 फायदे यहाँ पर लिखने हैं। पहला फायदा हम क्या लिखेंगे? स्टीलचा डब्बा बरीच वर्ष टिकतो और दूसरा फायदा, स्टीलच्या डब्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही। और एक प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण या विषयावर 2 घोषवाक्य तैयार करा व लिहा। घोषवाक्य अर्थात घोषवाक्य का अर्थ होता है स्लोगन। पर्यावरण संरक्षण पर हमें 2 स्लोगन बनानी है।
हम कुछ इस तरह से स्लोगन बना सकते हैं। झाडे लावा, झाडे जगवा, वसुंधरेला सुंदर बनवा, निसर्गाचा करूया सम्मान, हेच आहे मानवी जीवनाचे वरदान। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण दिनाच्या अनुषंगाने तुमच्या शाळेत किंवा परिसरात आयोजित कार्यक्रमाची मुद्देसूद व क्रमबद्ध माहिती देणारा परिच्छेद लिहा। अर्थात आपके स्कूल में या आपके एरिया में पर्यावरण दिन से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हुआ है क्या, उससे जुड़ी हुई जानकारी पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब वह कार्यक्रम कैसे हुआ, कब हुआ या किस तरह से हुआ, यह हमें बताना है। हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं। आमच्या शाळेत 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 8 वाजता वृक्षारोपणाने झाली. मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या हस्ते शाळेच्या प्रांगणात विविध रोपांची लागवड करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण रक्षणावर आधारित सुंदर नाटिका व भाषणे सादर केली. शेवटी परिसरात जनजागृतीसाठी रॅली काढण्यात आली आणि प्रत्येकाने प्लास्टिकचा वापर टाळण्याची प्रतिज्ञा घेतली। जब आप 8वीं, 9वीं, 10वीं में जाओगे तब आपको इससे भी ज़्यादा लिखना होगा। तब यह सवाल बन जाएगा 5 मार्क्स के लिए। इसे कहा जाएगा बातमी लेखन, हिंदी में कहा जाएगा वृत्तांत लेखन और इंग्लिश में कहा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। तब आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि आपके पूरे उत्तर में आप कहीं पर भी नज़र आना नहीं चाहिए। आपके उत्तर में आया हुआ यह छोटा-सा शब्द भी आपको 5 मार्क्स के बदले 0 मार्क्स दिला सकता है 8वीं, 9वीं, 10वीं में। अगला प्रश्न, खेळूया शब्दांशी। इसमें पहला सवाल है, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। हमें नदी, झाड़, जमीन, पक्षी इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न, खालील वाक्यप्रचाराचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा। हमें एक मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे का हमें अर्थ भी लिखना है और इस मुहावरे से जुड़ा हुआ हमें एक वाक्य भी बनाना है। तीसरा प्रश्न, खालील वाक्यातील विरामचिन्हे शोधून त्यांची नावे लिहा। विरामचिन्ह कहाँ पर है? ये विरामचिन्ह है, ये विरामचिन्ह है, ये विरामचिन्ह है और ये विरामचिन्ह है। हमें विरामचिन्ह खोजने के लिए कहा गया था और उनके नाम भी लिखने के लिए कहा गया था। तो इन्हें क्या कहते हैं, हमें वह लिखना है। चौथा प्रश्न है, खालील शब्दांत लपलेले शब्द शोधा। जैसे पहला शब्द है आभार माया, इसमें छुपा हुआ शब्द हमें खोजना है। आभार माया में आभा एक शब्द है, माया एक शब्द है, आभार एक शब्द है, भाजी पाला में भाजी एक शब्द है, पाला एक शब्द है। इनके उत्तर हम लिखेंगे। समानार्थी शब्द में नदी का समानार्थी शब्द हम लिखेंगे सरिता या जलवाहिनी। झाड़ का समानार्थी शब्द लिखेंगे वृक्ष या तरु। जमीन का समानार्थी शब्द भू, भूमि या धरती। और पक्षी का समानार्थी शब्द खग या विहंग आप लिख सकते हो। हमें वाक्य प्रचार का अर्थ लिखकर वाक्य में उपयोग करने के लिए कहा था। थक्क होने का अर्थ होगा आश्चर्यचकित होणे और वाक्य में उपयोग होगा जादूगाराचे अप्रतिम प्रयोग पाहून सर्व प्रेक्षक थक्क झाले। आपका वाक्य प्रचार इस पूरे वाक्य में कहाँ पर है, आपको वह देखकर उसे डबल अंडरलाइन भी करना है। तीसरा प्रश्न था, हमें विराम चिन्हों के नाम लिखने थे। पहला जो विराम चिन्ह है, ये और इस विराम चिन्ह को हम कहते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह। पूरे वाक्य में कहीं पर भी उद्गारवाचक चिन्ह नहीं आया है तो आप इसको नहीं लिखोगे। इसे मराठी में कहा जाता है स्वल्प विराम। यहाँ पर है वह है प्रश्न चिन्ह और जो अंतिम है वह है पूर्ण विराम। चौथे प्रश्न में हमें इस शब्द में छुपे हुए शब्द ढूंढकर लिखने थे। तो आभार माया में पहला शब्द हम लिखेंगे आभार, दूसरा शब्द है माया और तीसरा शब्द है माळ। और भाजी पाला में पहला शब्द है भाजी और दूसरा शब्द है पाला। पांचवा प्रश्न है मराठी भाषेतील स्वरांची व व्यंजनांची एकूण संख्या सांगा। उत्तर में हम लिख सकते हैं स्वर है 14 और व्यंजन है 34। छठवां प्रश्न,
खालील चौकटीतील स्वर व व्यंजने ओळखा. त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा. पहिला प्रश्न, चौकटीत एकूण किती स्वर आले आहेत? ते कोणकोणते? इसी एक प्रश्न में दो प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है किती स्वर आले आहेत, अर्थात कितने स्वर आए हुए हैं और वे कौन कौन से हैं। कितने स्वर आए हैं और वे कौन कौन से हैं? पहली लाइन में अ एक स्वर है, दूसरी लाइन में ई एक स्वर है, तीसरी लाइन में उ और ओ एक स्वर है, चौथी लाइन में औ एक स्वर है। तो अ, ई, उ, ओ, औ कुल मिलाकर 5 स्वर आए हुए हैं और वे कौन-कौन से थे जो अभी हमने पढ़े? अ, ई, उ, ओ और औ। और बाकी जितने भी बचते हैं वे सारे व्यंजन हैं। दूसरा प्रश्न है, चौकटीतील व्यंजनापासून तयार होणारे अर्थपूर्ण शब्द लिहा. उत्तर में हम लिखेंगे, पहला जो उत्तर था कि एकूण 5 स्वर आए थे और वह अ, ई, उ, ओ और औ थे। दूसरा जो सवाल था कि हमें अर्थपूर्ण शब्द लिखना था, हम लिखेंगे कप, रस, सर, बळ, कळ, फळ, बदक, पदक, सरळ, सलग। इनके अलावा भी आपको और कई शब्द यहाँ पर मिलेंगे, आप उन्हें भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न कृतीतून शिकूया इसके लिए है। आपको उपक्रम या प्रकल्प दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी। टोटल 10 मार्क्स के लिए यह सवाल पूछा जाता है। उपक्रम में पहला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण विषयक कथा मिळवून वाचा व त्यांचा संग्रह करा। अगर आपकी टीचर आपको यही सवाल देंगी तो वे आपको यह भी बताएंगी कि आपको कितनी कहानियां इंटरनेट से जुटानी है। उदाहरण के लिए मैं बस एक कहानी आपको बता सकता हूँ। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे. एका सुंदर गावात एक मोठा वडाचा वृक्ष होता. गावातील सर्व मुले त्याच्या सावलीत खेळायची आणि पक्षी त्यावर घरटे बांधायचे. एकदा गावात रस्ता रुंदीकरणासाठी तो वडाचा वृक्ष तोडण्याचा निर्णय झाला. हे समजताच गावातील मुलांनी आणि ग्रामस्थ एकत्र आले. त्यांनी झाडाला मिठी मारून झाड वाचवा, पर्यावरण वाचवा असा नारा दिला. त्यांनी प्रशासनाला समजावून सांगितले की झाड तोडण्याऐवजी रस्त्याची दिशा थोडी बदलता येईल. लोकांचे पर्यावरणाप्रती असलेले प्रेम पाहून अधिकाऱ्यांनी झाड तोडण्याचा निर्णय रद्द केला. तात्पर्य, सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले तर आपण पर्यावरणाचे आणि निसर्गाचे संरक्षण करू शकतो. दूसरा प्रश्न, तुमच्या घरातील जुन्या वस्तूंची माहिती द्या व यादी तैयार करा. आपको दोनों में से कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा। अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो आप इस तरह से यादी तैयार कर सकते हो। एक साइड में आप लिखना जुन्या वस्तूचे नाव, ती वस्तू कशापासून बनली आहे आणि त्या वस्तूचा वापर काय आहे। अब आपके घर में जूनी वस्तु कौन सी है उस हिसाब से आप लिख लेना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्टील चा डब्बा, अब वो बना किससे है? स्टेनलेस स्टील से। और उसका यूज क्या है? आजोबांच्या वेळेचा डब्बा आजही खाऊ ठेवण्यासाठी वापरला जातो। दुसरी चीज, तांब्याची भांडी बनी किससे है? तांबे से। देवाच्या पूजेसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर। तिसरी चीज, पितळेची समई पित्तळ से बनी है। सण उत्सवाच्या वेळी दिवा लावण्यासाठी वापर। चौथी चीज, लाकडी पाटा, सागवानी लाकूड, जेवताना किंवा पूजेला बसण्यासाठी वापर। और पांचवी चीज, मातीची सुरळी किंवा माठ बनी किससे है? तो माती से बनी है। उन्हाळ्यात थंड पाण्यासाठी वापर। इस पाठ पर अगला प्रश्न है, खालील संवाद वाचा व समझून घ्या। आपको इस तरह से संवाद दिया हुआ है, इसको समझना है और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, इस पाठ के आधार पर आपको वह उत्तर लिखना है। प्रश्न है, आरोग्यासाठी हितकारक असणाऱ्या खाद्यपदार्थांची नावे सांगा व लिहा। अगर योगेश और आई का यह दिया हुआ पूरा संवाद पढ़ोगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। शाब्बास, तुला खायचं असेल तर घरचं ताजं अन्न, फळं खाऊ शकतोस। अगर आपको अन्य उत्तर भी लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो। जो उत्तर हमारे संवाद में था वह उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। संवादात आलेले पदार्थ, अब कौन से पदार्थ जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं
तो घर से ताज़ा अन्न और फल। और अगर और उत्तर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं पालेभाज्या व फळभाज्या, मोड आलेली कडधान्ये, दूध, दही व ताक, सुका मेवा, विविध प्रकारच्या डाळी आणि भाकरी। अगला प्रश्न चला वाचूया। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न है, वरील उताराचा सारांश तुमच्या शब्दात सांगा। इस पैराग्राफ को पढ़ोगे और इस पैराग्राफ का समरी यानी इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया, आप यह बताओगे। यहाँ पर एक उदाहरण उत्तर दिया गया है। निरोगी जीवनासाठी समतोल आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्या शरीराला पोषण मिळण्यासाठी प्रथिने, कार्बोदके, मेद, जीवनसत्वे आणि खनिजे या सर्व घटकांची योग्य प्रमाणात गरज असते. प्रथिने शरीराच्या वाढीस मदत करतात, कार्बोदके ऊर्जा देतात आणि जीवनसत्वे, खनिजे रोगांपासून संरक्षण करतात. त्यामुळे आहारात फळे, भाज्या, धान्य, डाळी आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश करावा. जंक फूड व अति तेलकट पदार्थ टाळून स्वच्छ व ताजे अन्न खाल्ल्यास शरीर सुदृढ आणि ऊर्जावान राहते. दूसरा प्रश्न है, शरीर सुदृढ राहण्यासाठी काय काय करायला हवे या संदर्भात मित्र मैत्रिणीशी चर्चा करा। आप चर्चा में इन बातों को शामिल कर सकते हो, जैसे समतोल आहार घेणे, जंक फूड टाळणे, भरपूर पानी पीने, नियमित व्यायाम करने, पुरेशी झोप व स्वच्छता राखणे। इस पाठ पर अंतिम सवाल है, जाणून घेऊया। साहित्य प्रकारांविषयी माहिती देणारा खालील उतारा वाचा व लिहून घ्या। आप यहाँ पर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि गद्य किसको कहा जाता है और यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पद्य किसको कहा जाता है। दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ना और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको एक सवाल पूछा है। पाठ्यपुस्तकातील गद्य व पद्य पाठ ओळखा व त्यांची यादी तैयार करा। आपको आपके पाठ्यपुस्तक में चैप्टर कौन से हैं और पोयम कौन से हैं, आपको यह खोजने के लिए कहा है। याद रखना, इसे पढ़ोगे तब आपको गद्य पता चलेगा और इसे पढ़ोगे तब आपको पद्य पता चलेगा। दोनों को पढ़ना और उसके बाद अपना इंडेक्स निकालना और इंडेक्स निकालने के बाद आप खोजना कि गद्य किसको कहा जाएगा और पद्य किसको कहा जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी सहायता पहुंची होगी तो इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनका भी गृह कार्य पूरा हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।